वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर विजन पॉइंट चैनल पे आपके सामने फिर से हाजिर हूँ बाइनोमियल थ्योरम के एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा एक्सपेंशन करना सीख लिया था और बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना सीख लिया था। आज के लेक्चर पे हमारा काम है जनरल टर्म और उससे रिलेटेड कोफिशिएंट्स को निकालना। तो आज के लेक्चर में मेनली जो हम सीखेंगे वो हमारे पास है एक्सपेंड करना, जनरल टर्म निकालना और उसके साथ में मिडिल टर्म निकालना और कोफिशिएंट्स को फाइंड करना। तो ये आज का हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे निकालना है आपको बेटा, आपको जनरल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है और फिर उसके थ्रू क्वेश्चंस को करना है। जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट है बेटा कि जनरल टर्म का एक एक्सप्रेशन हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर a प्लस बी की पावर n लिखा है तो जो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो बेटा ये मेंशन है। हम रेक्टिफिकेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे निकल के आती है। मतलब जो चीज़ हमने आपके सामने लिखी हुई है वो कहाँ से आई है और क्या इसका लॉजिक है, वो चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। बाकी फिर अपने आप आपको याद हो जाएगा कि फॉर्मूले को मेंशन कैसे करना है। आपने कहा हमें ये कुछ नहीं आता, आपने हमको जो एक फॉर्मूला बताया था जैसे a प्लस बी की पावर n है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे आपने कहा इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। तो अब आप अपने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। मेरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपने कहा पहले वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC0। ध्यान से बस सुनिएगा मेरी बात, आपको याद अपने आप अपनी सारी चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। पहले वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC0, दूसरे वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC1, तीसरे वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC2, चौथे वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC3, पांचवें वाले में कोफिशिएंट आ रहा है NC4। आपने कहा इसका मतलब जो आप बोल रहे हो, जो भी नंबर आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड कोफिशिएंट जो है वो अपने से एक कम है। व्हेन यू आर सेइंग फिफ्थ कोफिशिएंट तो आपने बोला NC4, सिक्स कोफिशिएंट NC5, सेवेंथ कोफिशिएंट NC6, एट्थ कोफिशिएंट NC7। तो आपने कहा इसका मतलब जो भी कोफिशिएंट नंबर होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपने टर्म नंबर से एक कम होता है। तो अगर हम आपसे बात करें TR+1 मतलब टर्म नंबर R+1, तो आपने कहा कोफिशिएंट आएगा NCR। तो आपने कहा जो पहली बात यहाँ पे लिखी है ये आपको समझ में आ चुकी है कि क्यों NCR आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी टर्म नंबर है b की पावर उतनी ही है। मतलब जैसे आपने बोला नॉट से टर्म नंबर से कोफिशिएंट, जैसे आपने बोला NC0 तो b की पावर 0, NC1 तो b की पावर 1, NC2 b की पावर 2, NC3 b की पावर 3, NC4 b की पावर 4, NC5 b की पावर 5, तो NCR तो b की पावर r। तो आपने कहा ये b की पावर r आ गया। फिर आपने कहा जितना भी आपका कोफिशिएंट आ रहा है, जितनी उसमें b की पावर है a में से उतनी ही माइनस हो गई है। अगर b की पावर 1 है तो a की पावर n-1 आई, b की पावर 2 है तो a की पावर n-2 आई, b की पावर 3 है तो a की पावर n-3 आई। तो जितना भी टर्म आपके सामने आया है उतना a में से माइनस कर दो। तो अगर b की पावर r आई तो a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, तो आपने कहा a की पावर n-r हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो जो टर्म का रेक्टिफिकेशन था कि हमें टर्म निकालना है, तो अब वो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि जो भी टर्म आपको चाहिए NCR में जो R आएगा वो एक उससे कम होगा। जितनी R की वैल्यू है उतनी B की पावर आएगी और जितनी B की पावर आएगी उतनी A में से N में से माइनस कर देंगे। मतलब A की पावर अगर N है तो बेटा वो N-R हो जाएगी अगर तुम जनरल टर्म के लिए बात कर रहे हो तो इस तरीके से हमसे कोई भी टर्म कहेगा तो हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो जो जनरल टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा वो आपके सामने ये हो गया। अब आपने कहा जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है तो फॉर्मूले में R को 0 डाल दो, सेकंड टर्म निकालना है तो R को 1 डाल दो, थर्ड टर्म निकालना है तो R को 2 डाल दो। तो जो भी टर्म निकालना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एडजस्टमेंट को बना लीजिए। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टर्म फ्रॉम द लास्ट। जैसे सपोज करिए आपको दिया गया x प्लस वाई की पावर 6, जैसे ये दिया गया, आपसे कहा जाए लास्ट से थर्ड टर्म निकालो।
आपसे कहा गया लास्ट से थर्ड टर्म, मतलब थर्ड फ्रॉम द लास्ट। अब बात को प्रैक्टिकली समझिए। 6 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 टर्म और 7 टर्म। टोटल हमारे पास 7 टर्म्स होते हैं। इन 7 टर्म्स में स्टार्टिंग 0 से होती है और 6 तक जाती है। थर्ड फ्रॉम द लास्ट का मतलब हुआ फिफ्थ टर्म। थर्ड फ्रॉम द लास्ट का मतलब हुआ हमारे सीक्वेंस के हिसाब से फिफ्थ टर्म। तो अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप तो देख के बता सकते हो कि पीछे से कौन सा टर्म होगा, मगर अगर सपोज करिए पावर बहुत बड़ी है तो हो सकता है आपको सोचने में दिक्कत हो, तो उसके लिए डायरेक्टली हमने एक फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, kth टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे आपने कहा कि हमारे सीक्वेंस के हिसाब से ये फिफ्थ टर्म बन रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू 6 है बेटा, मतलब जो आपको पावर दे रखी है वो 6 दे रखी है। हमसे कौन सा टर्म पूछा है, तो आपने बोला थर्ड टर्म पूछा है, तो आपने कहा k की वैल्यू 3 हो गई। फिर आपने कहा +2, तो आपने कहा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो जो हमारा फिफ्थ टर्म है स्टार्टिंग से, वही पीछे से थर्ड टर्म कहलाता है। तो अगर आपको कभी भी ये निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको जनरल फॉर्मूला बता ही दिया, और अगर हमने टर्म नंबर बता दिया कि ये टर्म नंबर है, तो जो भी टर्म नंबर हमने आपको दिया है उसके बेसिस पे आप चीज़ों को डिफाइन आराम से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे फ्रॉम द लास्ट कहे तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। kth फ्रॉम द लास्ट जो होता है वो n माइनस के प्लस 2 फ्रॉम द बिगनिंग होता है। तो आप अपना आगे से टर्म निकाल के सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका टर्म निकल के आ जाएगा। नाउ जो बात हमने आपको अभी बताई है उसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रॉम द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो आपने बोला पहले हमको 6 टर्म निकालना है, फिर 4th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो आपने कहा अगर हम 6 टर्म की बात करें तो आपने कहा 6 का मतलब हो गया t5+1, जैसे r की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, क्योंकि अभी आपने बोला भी था कि जो भी टर्म नंबर निकालना होता है r उससे कम होता है। तो आपने कहा उस बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जनरल टर्म की बात की तो NCR दिस। अब आपने कहा 6 टर्म निकालना है तो r की वैल्यू 5 रख दी पूरे में, ये निकल के आ गया। सिंप्लीफाई कर दिया, कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ निकल के आ गई। अब आपने कहा 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट या 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपने पहला 4th टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब हो गया स्टार्टिंग से कौन सा टर्म, तो आपने कहा वाला फॉर्मूला जो था हमारा वो पीछे वाला अभी हमने यूज कर लिया। तो आपने कहा टर्म नंबर की बात की जाए तो यहां से जो टर्म निकलेगा 7th टर्म, और 7th टर्म को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं t6+1। तो t6+1 इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बाकी आप समझदार हैं कि कैलकुलेशन को कैसे करना है। हमारा काम यहाँ तक था बेटा, अब आप समझदार हैं कि आपको कैलकुलेशन को कैसे करना है। ये काम आप हमसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को करके दोनों आंसर्स निकाल सकते हैं। अब बात आती है मिडिल टर्म की। अच्छा, इसमें भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिंपल लॉजिक। आपने कहा शुरुआत में जो पहली बात हुई थी, सबसे पहली बात बाइनोमियल की, तो वो ये हुई थी कि जितनी पावर लगी होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होता है। तो n मे बी इवन हो, मे बी ऑड हो, डिपेंड करता है। आपने कहा n अगर इवन होगा तो इवन होने के कारण जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो ऑड आएंगे, क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा होता है। तो n अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे, और n अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे। तो आपने कहा n अगर इवन होगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे, और अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो मिडिल में 2 टर्म होगा, और n अगर ऑड होगा तो मिडिल में 1 टर्म होगा। तो आपने कहा इसके बेसिस पे जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो ये फॉर्मूला है कि n अगर इवन होगा तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो या तो ये लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। n अगर इवन है तो मिडिल में हमारे पास ऐसे टर्म आ जाएगा, और n अगर ऑड है तो हमारे पास मिडिल में 2 टर्म आते हैं जिनका नंबर ये है। तो इस तरीके से आप दोनों टर्म्स को निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब आपसे कहें कि जैसे ये दे रखा है बेटा x+1/x⁴2n, हमको इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो आपने बोला x+1/x⁴2n है, तो आप खुद सोच के देखिए ये 2n इवन टर्म्स है, और अगर इवन टर्म्स है तो आपने कहा कि अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मिडिल में जो टर्म आएगा वो ये आएगा।
n+1 टर्म। तो आपने कहा इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को करके इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी हमसे कहा जाए कि मिडिल टर्म बताइए, तो पहले आप टर्म नंबर निकालेंगे और जब टर्म नंबर निकल के आ जाएगा तो उसको जनरल वाले फॉर्मूले से निकालकर आप अपने टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था। तो जो दूसरी टाइप की वैरायटी है बाइनोमियल में, वो ये चीज है कि आपको टर्म निकालना आता है तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट सीख के आप टर्म को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब आपके सामने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात की जाए तो आप याद करिए, हमने ये बात आपको पहले ही बता दी थी, पिछले लेक्चर में हमने ये चीज आपको डिफाइन की थी कि जब हमारे पास कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो जब हम लोग पास्कल ट्रायंगल बता रहे थे तो पास्कल ट्रायंगल में जो मिडिल वाले टर्म आ रहे थे वो सबसे ग्रेटेस्ट होते थे। तो ग्रेटेस्ट होने का मतलब जो मिडिल टर्म होता है वही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो अभी जैसे अभी हमने आपसे बात की बेटा कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो मिडिल टर्म है, तो n अगर इवन होगा तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, और n अगर ऑड होगा तो दो कोफिशिएंट ऐसे आएंगे जो हमारे पास ग्रेटेस्ट आएंगे। तो आपने कहा यहां पे इसी कंसेप्ट को डिफाइन किया गया है कि अगर कोफिशिएंट आपको निकालना है तो ये रहा आपका कंसेप्ट। आपने कहा अभी आपने बोला कि अगर मिडिल टर्म की बात की जाए तो आपने कहा n अगर इवन है तो मिडिल टर्म जो हमारे पास होता है वो n/2+1 होता है, ये टर्म है। और जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं TR+1, जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपने टर्म से हमेशा एक कम होता है। जब हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट तो NC 0 आया था, सेकंड में NC 1 आया था, थर्ड में NC 2 आया था, फोर्थ में NC 3 आया था, तो n/2+1 में NC n/2 आ जाएगा। तो जब कभी हमारे पास n इवन होगा तो हमारे पास कोफिशिएंट ये हो जाएगा, और n जब ऑड होगा उस केस में दो कोफिशिएंट आएंगे, वो ये और ये हैं। आप इस चीज को पास्कल ट्रायंगल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल जब आप ट्रायंगल बना रहे थे तो आप देखिए जिनमें n की पावर इवन, बल्कि n की वैल्यू इवन थी पावर्स में, उनमें हाईएस्ट में एक टर्म आ रहा था, और जिनमें n की पावर और n ऑड था उसमें दो दो टर्म हमारे सेम निकल के आ रहे थे, जैसे 5 पावर में, 7 पावर में, इन सब में दो दो टर्म निकल के आए थे। तो आप पिछले लेक्चर से पास्कल ट्रायंगल को वेरीफाई करके इस चीज को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका यूज कैसे करना है। नाउ अब आपने कहा मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो आपने कहा दोनों बातें बहुत ही क्लियर हैं हमको। अगर मिडिल टर्म निकालना है तो आपने कहा पावर 7 है, पावर 7 का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा, पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे तो मिडिल में हमारे पास दो टर्म आएंगे, एक फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ टर्म। तो आपने कहा एक फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ टर्म दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम 3r+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपने कहा ये चीज हमने डिफाइन कर दी, टी फोर्थ और टी फिफ्थ। टी फोर्थ के लिए हमने अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, t3+1, r की वैल्यू 3 रखी और हमने अपने पूरा फॉर्मूला लगा के अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करोगे तो यहां पर भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा, जो इनके कोफिशिएंट निकल के आएंगे, वही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब हमसे कहा गया है आप इसमें एक नया काम करके दिखाइए, x की पावर कोफिशिएंट हमको निकालना है, इसमें x की पावर p का। अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हमारे पास x के टर्म्स आते हैं, उसमें x की कोई एक पर्टिकुलर पावर आपको दे दी गई कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें निकाल के दिखाइए। तो उसको करने का तरीका क्या है वो समझ सकते हैं। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे 3 स्टेप बना के लिखे हुए हैं बेटा, उनके बेसिस पे ही काम करना है। तो पहले आप स्टेप समझ लीजिए और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस को हम करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। सबसे पहला काम TR+1 निकालेंगे। TR+1 निकालने के बाद जितनी भी x की पावर हैं उन सारी पावर को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, जितनी भी x के टर्म्स होंगे सारों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, और जो भी पावर आपको निकालनी है उस पावर को आप उससे कंपेयर कर देंगे। जैसे आपने कहा फिफ्थ पावर निकालनी है तो जितनी पावर x की आएगी इन टर्म्स ऑफ r उसको आप 5 से कंपेयर कर देंगे। 5 से कंपेयर करने के बाद x की जो भी पावर होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना ये काम कर सकते हैं। उससे जो भी r की वैल्यू निकलेगी उसको वापस आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके कोफिशिएंट की वैल्यू भी बता सकते हैं कितनी निकल के आएगी। टर्म किस पे आएगी ये बता सकते हैं, कोफिशिएंट क्या होगा ये भी बता सकते हैं। और अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि आप हमको इंडिपेंडेंट टर्म बताइए, जैसे हमने यहां पे बेटा यूज किया हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसमें x की कोई पावर नहीं आती। तो आपने कहा x की कोई भी पावर नहीं आती तो इसका मतलब वो x की पावर 0 हो गई। तो अगर x की पावर 0 हो गई तो आपने कहा जितनी भी x की पावर आएगी उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से भी r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर कोई टर्म निकालना हो तो उसको उससे कंपेयर कर दीजिए, और अगर इंडिपेंडेंट पूछा है तो आप 0 वाले से कंपेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं।
अब इसका एप्लीकेशन सीखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है बेटा और कैसे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एप्लीकेशन ही है, और आपको ये भी क्लियर कर दें ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा इसी पे ही बनते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, आप मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वैरायटी जो आपके 11th क्लास वालों के लिए है वो यही है। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को डिफाइन करते चले जाएंगे कैसे उसका यूज़ करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट उसमें निकालना है। तो आपने कहा सबसे पहला काम tr+1 निकालो। आपने tr+1 का फॉर्मूला निकाला NCR x की पावर r y की पावर n x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो आपने कहा x के प्लेस पे हमको दे रखा है 3x² और y के प्लेस पे दे रखा है -1/2x³। तो हमने यूज किया, सारी पावर को इकट्ठा किया और जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना वो ये बना। अब आप खुद देखिए यहां पर जो x की पावर हमारे पास आ रही है वो आ रही है 20 - 5 बार। अगर x की पावर हमारे पास यहां पे आ रही है 20 - 5 बार, तो आपने कहा आपको चाहिए क्या? हमने कहा हमको यहां पर x की पावर 5 चाहिए पहले। तो आपने कहा अगर हमको x की पावर 5 यहां पे पहले चाहिए तो उसको निकालने के लिए जो भी हमारी x की पावर आ रही है उसे 5 के इक्वल किया, r की वैल्यू निकाल दी। r की वैल्यू निकालने के बाद उस r की वैल्यू को वापस इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जहां जहां r दिख रहा है बेटा वहां वहां पुट कर दो। तो आपने कहा ये जो कोफिशिएंट निकल के आएगा वो x की पावर 5 का निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि x की पावर 0 का निकालो, तो आपने कहा x की पावर 0 का निकालने के लिए उसी चीज को हम 0 के इक्वल कर देंगे। आपने कहा जो भी हमारा कोफिशिएंट था ये पूरी चीज इसको हमने इक्वल टू कर दिया 0। तो 0 करने से यहां से r की वैल्यू निकल के आ गई 4 और उस 4 वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया। तो वहां से जो कोफिशिएंट निकल के आ गया वो आपका ये निकल के आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस बेसिक बेटा जनरल फॉर्मूला आना चाहिए और टर्म निकालना आना चाहिए। कोफिशिएंट में जितना भी वो बोलेगा उसको x की पावर से कंपेयर कर देना, r की वैल्यू निकाल देनी है। हाँ, इसमें समझने वाली बात ये है जैसे पिछले वाले केस में r की वैल्यू 3 आई थी, तो अगर r की वैल्यू 3 आई थी तो जो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि जो टर्म नंबर होगा वो 4 होगा, और अगर r की वैल्यू 4 आई है तो टर्म नंबर जो होगा वो 5 होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा टर्म नंबर होगा तो आप बोलेंगे फिफ्थ टर्म नंबर होगा जिसमें x की पावर 0 आएगा। कौन सा टर्म नंबर होगा जिसमें x की पावर 5 आएगा, तो आपने कहा वो टर्म नंबर 4 होगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये बताएगा कि कौन सा टर्म नंबर है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा। तो आपको r की वैल्यू को डिफाइन करके डायरेक्टली बता देना है कि टर्म नंबर उससे एक आगे वाला होगा। नाउ दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये एज सच आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है, हम आपको मेंशन करवा दे रहे हैं कि क्या चीज है और इसका आपको प्रूफ भी दे रहे हैं। वैसे तो ये प्रूफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आएगा, तो आप फिलहाल ये जान लीजिए पास्कल थ्योरम का बेसिक मतलब क्या है और इसके क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। प्रूफ के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि एनसीआर का फॉर्मूला लगा के दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ जाएगी। याद क्या रखना है आपको, ये समझिए, ये थ्योरम में n दोनों में सेम होता है और r में 1 का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस। अगर ये r है तो ये r-1 है। n दोनों में सेम होगा, r में 1 का डिफरेंस होगा, तो जो उसका आउटपुट निकल के आता है वो हो जाता है n+1 और यहाँ पे जो बड़ा वाले वैल्यू होती है वो आ जाती है। जैसे बड़ा वाला जनरल सेंस r थी तो r यहाँ पे निकल के आ गई, तो हमारी वैल्यू हो गई n+1 CR। तो आपने बोला NCR-1 डेट शुड बी इक्वल टू n+1 CR। अब बात आई कि इसका यूज कैसे करना है, और अब मान के चलिए ये क्वेश्चन हर स्टैंडर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये हर स्टैंडर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपके सामने करके दिखाते हैं और इसको अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। समझने की कोशिश करिएगा बेटा। सिग्मा का मतलब समीशन होता है, हमने आपको पहले भी सिखाया था ये चीज कि सिग्मा मतलब समीशन होता है। तो आपने कहा समीशन का मतलब है यहाँ पर कि जे को एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो और एक बार 5, जो भी आए उसको 47C4 से ऐड करो और उसके बाद पूरे को सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो आपने कहा चलो पहले हम एक्सप्रेशन जो आपने बोला है वो रख देते हैं। जे को 1 रखेंगे तो ये 51C3 बनेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन आपने बनाया वो तो ये हो गया, 47C4 था वो ये हो गया। जो पास्कल थ्योरम हमने आपको बताई है उसको अप्लाई कैसे करना है बस वो सीखिए। हमने कहा n दोनों में सेम होना चाहिए, n दोनों में अगर सेम होगा तो आपने कहा ये एक्सप्रेशन पकड़िए, देखिए 47 दोनों में सेम आ रहा है।
और अगर दोनों में सेम आ रहा है तो आपने कहा आर में 1 का डिफरेंस है, आपने कहा बिल्कुल आर में 1 का डिफरेंस है, यहां पे 4 आ रहा है और यहां पे 3 आ रहा है। तो आपने कहा अगर ऐसा है तो हम अपने क्वेश्चन को अब देखिए बदल के क्या लिख सकते हैं। आपने कहा अगर ऐसा है तो हम अपने क्वेश्चन को इसको बदल के इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू 47 है तो 47 प्लस 8 48 हो जाएगा और जो बड़ा वाला आ रहा है वो 4 हो जाएगा। आपने कहा यानी इन दोनों को मिलाने पर हमारा आंसर 48C4 हो गया। अब आपने कहा फिर ये चीज देखिए वही बन रही है। अब आप दिमाग लगाइएगा, अब यहां पे पेन चलाने का काम खत्म, दिमाग का काम शुरू। आपने कहा फिर ये चीज में देखिए n दोनों में सेम है, r का एक डिफरेंस है, अगर इन दोनों को काउंट करते हैं तो ये 49C4 हो जाएगा और जैसे ही आपने ये काउंट किया तो फिर ये बन गया। अब आपने कहा इनको अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा 50C4 बन जाएगा, इनको काउंट करेंगे तो ये 51C4 बन जाएगा, ये इस लॉजिक से बेटा। और इन दोनों को अगर मिला दें (51C4) और 51C3 इसको मिला दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 52C4। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए जिसमें n सेम हो और r में 1 का डिफरेंस हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आपको इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है। तो पास्कल थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको आप अगर प्रॉपरली यूज करना सीख गए तो आप मान के चलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, एप्लीकेशन की बाउंडेशंस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि n दोनों में सेम होना चाहिए और r में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ये इसकी बाउंडेशन है। और बाकी जब इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें n+1 हो जाता है और जो बड़ा वाला r है वो आपके सामने आ जाता है। इसका एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जो रिसेंटली अभी कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था बेटा NCR 2 टाइम्स NCR-1 NCR-2। तो हमने क्या किया, इसको एप्लीकेशन के लिए हमने जो अभी थ्योरम आपको पढ़ाई है उसको हम सिखाने जा रहे हैं। हमने इस 2 टाइम्स NCR-1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक ये और एक ये। एक्चुअली में ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि देखो एक पेयरिंग ये बन रही है जिसमें n दोनों में सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, n दोनों में सेम है, r में 1 का डिफरेंस है। तो आपने कहा इन दोनों की पेयरिंग बनाकर हम पास्कल थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं और पास्कल थ्योरम अप्लाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन जो हमारा बना वो बन गया n+1 CR और दूसरा बन गया n+1 CR-1। जो एक्सप्रेशन बना ये फिर पास्कल थ्योरम को अप्लाई कर रहा है क्योंकि इन दोनों में n सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में n सेम है, r में 1 का डिफरेंस है। तो आपने कहा फिर वही थ्योरम लग जाएगी, जितना भी n दिया है उसमें 1 प्लस हो जाएगा और r जितना बड़ा वाला है वो निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा इन दोनों में बड़ा r तो r है और जो n+1 था उसमें +1 करेंगे तो ये n+2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे इस एक्सप्रेशन का आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज n+2 CR। आप बस इस चीज को समझिए कि जो हमने सीखा उसको कैसे अप्लाई करना होता है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या कॉम्पिटिटिव में आता है तो हम उस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो हमने पीछे आपको थ्योरम सिखाई वो हमने आपको सिखाया कि देखिए इस थ्योरम में वो कैसे अप्लाई हो गई है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। नाउ यहां पे जो बात बताने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर। इसमें हमको आपको सिखाना है सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। अगर हमको कोई भी दे दिया जाए बाइनोमियल एक्सपेंशन और हमसे कहा जाए जितने कोफिशिएंट है सबका सम निकालो, लाइक जैसे अगर हम आपसे कहें x + y की पावर n या x + y की पावर 3, तो आपने कहा ये है बेटा, आपने कहा ये हमको दे रखा है, हमको निकालना है सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो अगर आप जनरल बात करें तो इजी तरीके से आप कह सकते हो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो जो टोटल कोफिशिएंट निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया। तो आपने कहा अगर टोटल कोफिशिएंट 8 निकल के आ गया तो आपने कहा अगर मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम पता चला एक्सपेंड ही करते रह जाएंगे, उन कोफिशिएंट ही काउंट करते रह जाएंगे। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल टू 1। पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, जितने भी वेरिएबल हैं उसको 1 के इक्वल कर दो। क्वेश्चन में ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अपने आप सम ऑफ कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम यही बात करें x और y दो वेरिएबल हैं, हमने x को भी 1 कर दिया, y को भी 1 कर दिया, तो टोटल 1 + 1 2 हो गया और 2 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद भी 8 निकला है।
तो आपको कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, चाहे मल्टीनोमियल हो, उन सब एक्सप्रेशंस में आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी वेरिएबल थे उनको बस उठा के 1 पुट कर देना है और जो भी आंसर निकल के आ जाएगा वही आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप मान के चलिए आपको 100% श्योर इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका कोफिशिएंट निकाल के बताइए कितना होगा, तो आपको बस इतना काम करना है, जितने भी वेरिएबल दिखेंगे सबको आपको 1 रख देना और विद साइन रख देना है। प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, वॉटएवर, मतलब आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पुट करना है क्या नहीं करना है, आपको बस जितने वेरिएबल उनको 1 रखना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए जितनी बात हमने सीखी उसमें हमने टर्म निकालना सीखा, मिडिल टर्म निकालना सीखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा और पास्कल थ्योरम सीखा। खास करके आखिरी की 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगले लेक्चर में हमारे पास क्या है बेटा, तो इस बाइनोमियल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी सीखने लायक हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी चेक करना, आखिरी की 2 डिजिट निकालना, रिमाइंडर निकालना, ये सब जो चीजें हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है वो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर पे आप फिर से मुलाकात होती है।